Assalamualaikum. Today we'll start about exocrine pathology, pancreas, gallbladder and liver pathology. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें पता चाहिए कि लिवर की एनाटॉमी क्या है. फर्स्टली लिवर की एनाटॉमी मिसाल के तौर पे ये सबसे पहले ये हमारे पास एक लब्यूल है, ठीक है. ये हमारे पास लब्यूल है. यहाँ पर हमारे पास होते हैं, यहाँ पोर्टल वेन होती है, ठीक है. हेपेटिक आर्टरी होती है, हेपेटिक आर्टरी होती है और बाइल डक्ट्स होते हैं, बाइल डक्ट्स होते हैं. इन तीनों को हम मिला कहते हैं इट इज़ कॉल्ड पोर्टल ट्रेड. ओके. देन यहाँ पर हमारे पास होती है हेपेटिक वेन और यहाँ पर हमारे पास होते हैं हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स, ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास पड़े होते हैं साइनोसॉइड्स, ठीक है. और इनके मिड में भी यहाँ पर हमारे पास होते हैं सैटेलाइट सेल्स जो कि फाइब्रोसिस में मदद करते हैं. ये हमारे पास एनाटॉमी है उसकी लिवर की. देन यहाँ पर लिवर में यहाँ पर कैनिकुलाई होते हैं. कैनिकुलाई यहाँ पर राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है, राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक. और यहाँ से हमारे पास आ जाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट और यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट और यहाँ से आ जाएगी सिस्टिक डक्ट. ओके. और ये हमारे पास गॉल ब्लैडर, ठीक है. और ये कैनिकुलाई से जो हमारे पास जो बाइल आती है वो कैनिकुलाई से होकर राइट हेपेटिक में आती है, लेफ्ट आती है, फिर आगे हमारे पास यहाँ पर कॉमन हेपेटिक, देन पेनक्रियास और देन इंटेस्टाइन वगैरह में जाती है. ये पूरा आपका एनाटॉमी ऑफ लिवर, ठीक है. अब हम स्टार्ट करेंगे कि उसने इसमें क्या कहा है पैथोलॉजी में. सबसे पहले उसने हमें जो है ना क्यूट पेनक्रियाटाइटिस का बताया. क्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाना पेनक्रियास के अंदर, लाइक किसी भी वजह से, लाइक वहाँ पर जो है कोई स्टोन की डिपोजिशन हो गई या वहाँ कोई बैक्टीरिया आ गई या वहाँ पर ब्लड जो है ना मतलब वो आगे नहीं जा पा रहा, या वहाँ पर कोई कह सकते हैं कि जो एंजाइम ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं और आगे ब्लॉकेज है और वहाँ पर वो ठहर गए, उसकी वजह से भी हमारे पास पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक है. और यहाँ भी उसने सेम लिखा हुआ है प्री मैच्योरेशन ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन. वो वहाँ पर ज़्यादा मैच्योर हो गया, मतलब वहाँ पर जो है ना एक्टिव ज़्यादा हो गया लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहा क्योंकि हमारे पास भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी खाना हमारे पास है नहीं, लेकिन वो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा. जब वो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसकी वजह से हम कह देंगे कि क्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो गई है. और वहाँ पर वो एक्यूमुलेट होकर एक हेमरेज की कंडीशन बना देगा क्योंकि ब्लड भी वहाँ पर आगे नहीं जा पाएगा और वहाँ पर नेक्रोसिस वगैरह आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसे हम कह देंगे कि भाई यहाँ पर पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन हो गई है. देन उसने हमारे पास कहा कि जो इसकी वजह होती है ना, रीज़न क्यों होता है. फर्स्ट उसने कहा गॉल स्टोन की वजह से, देन उसने कहा ट्रूमा की वजह से, देन उन्होंने कहा हाइपरकैल्सीमिया की वजह से, हाइपरलिपिडेमिया की वजह से, ड्रग की वजह से, स्कॉर्पियन स्टिंग की वजह से, मम्स की वजह से. उसने क्लिनिकल फीचर बताए हमारे पास. क्लिनिकल फीचर हमारे पास हम साथ प्लैब में जो बताए गए हैं ना, प्लैब में मैं आपको वो दिखाता हूँ, मेरे पास PDF पड़ा है. सबसे पहले आप ये देखें, सबसे पहले उसने यहाँ पर बताया हुआ अपर एब्डोमिनल पेन डेडिकेटेड टू बैड, ठीक है. बाद में उसने हमें बताया है कि टैकीकार्डिया की कंडीशन हो सकती है, वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, पेशेंट जैसे प्रेजेंट करता है. प्री एम्ब्लिकल ब्रूजिंग, यहाँ पर भी उसने बताया प्री एम्ब्लिकल एंड फ्लैक हेमरेज, और इसको हम कह देंगे कुलन साइन होता है ये वाला साइन, ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, ये कुलन साइन है, ठीक है. उसके बाद उसने हमें काजेज बता दिए हैं इसमें बाइलरी, गॉलस्टोन मैंने जो आपको बताया, अल्कोहल, ड्रग, हाइपोट्राइगस, हाइपोकैल्सीमिया, उसके बाद आइडियोपैथिक और ट्रूमा, ठीक है. ये हमारे पास एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के इन्होंने बताए हैं. ये मैंने आपको प्लैब की PDF दिखाया, जो प्लैब ने PDF शो किया हुआ है ना, तो वो मैंने आपको दिखाया है. आगे इसके कम्प्लिकेशन आ जाएंगे. कम्प्लिकेशन उसमें क्या है, इसमें उनका पेनक्रियाटिक स्यूडोसाइट्स की डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद शोक होगा, शोक क्योंकि क्या हेमरेज हो चुका है तो वहाँ पर शोक की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद अब्डोमिनल मैस आ जाएगा. उसके बाद जो है पेनक्रियाटिक एब्सिस आ जाएगा, क्यों वहाँ बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से हाई पेन, अब्डोमिनल पेन होगा, हाई फीवर होगा, ठीक है. उसने ये आपको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का पूरा यहाँ पैथोमा में बताया. देन
देन उसने बताया क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस का। क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस ने बताया कि जब वो मतलब कि क्यूट पेनक्रेटाइटिस को हमने मतलब कि डिले करते रहे वो जैसे क्यूट की फार्म में गया, क्यूट की फार्म में उसने कहा कि मोस्टली जो ये होता है ना, अगर हम डिले भी नहीं किया और मोस्टली भी इसकी जो काजेज़ हैं वो होता है अल्कोहल की वजह से, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से, ठीक है, फाइब्रिन वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। दैन उसने क्लिनिकल फीचर बताए हैं वही सेम क्लिनिकल, एपिगैस्ट्रिक अब्डोमिनल रेडिएट टू बैक, मतलब कि एपिगैस्ट्रिक पेन लेकिन आपको पीछे भी महसूस होगी। अगर उसके बाद उन्हें पेनक्रेटिक इंसफिशेंसी बताई है। पेनक्रेटिक इंसफिशेंसी उसने यहाँ पर क्या होगा, स्टेटोटूरिया होगा, स्टेटोटूरिया करेगा वो कराएगा माल अब्जॉर्प्शन। स्टेटोटूरिया होता है कि वो फैट की जो है ना लीकेज होना शुरू होती है थ्रोफिकल रूट, उसमें स्टेटोयूरिया कराएगा, स्टेटोयूरिया उसके बाद माल अब्जॉर्प्शन के बाद वेट लूज। मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ PDF लाइक जो मतलब कि प्लान ने जैसे बताया होगा। चले मैं आपको मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। देन उसने बताया हुआ है कि जो है ना डिस्ट्रॉफी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। डिस्ट्रॉफी क्लासिफिकेशन मराज ये कि वहाँ पर जब हम देखेंगे पैनक्रियाज में, पैरेन्काइमा में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सेल की डिस्ट्रैक्शन हुई मिलेगी और वो एक जगह इकट्ठे हुए मिलेंगे और हमें जो इमेज आएगी वो आएगी चेन ऑफ लीक की इमेज आएगी, ठीक है, और डायलेशन भी होगी पैनक्रेटिक डक्ट में, ठीक है। ये उसने बताया था क्यूट और क्रॉनिक में। अगर उसने सेकेंडरी उसने बताया हुआ है कि जो सेकेंडरी मतलब कि सेकेंड कंडीशन में मतलब होता है ना क्रोनिक, अगर पेनक्रेटाइटिस हुआ है तो उसमें क्रोनिक में जो सेकेंडरी कंडीशन आएगी, क्योंकि आपको पता है अगर एंजाइम एक्टिवेशन हो रहा है वहाँ पर हेमरेज की कंडीशन हो गई है तो वहाँ हम कह देंगे भाई जो है ना आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस की मतलब कि वो डिस्ट्रक्शन हो गई जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, डायबिटीज मेलिटस भी हम कह देंगे। और इसका जो पैनक्रेटिक कार्सिनोमा का भी इसमें रिस्क हो सकता है। देन उसने बताया है पैनक्रेटिक कार्सिनोमा। पैनक्रेटिक कार्सिनोमा अराइज होता है पैनक्रेटिक डक्ट के साथ, पैनक्रेटिक डक्ट से, ठीक है, पैनक्रेटिक डक्ट से। उसके बाद उसने बताया कि इसके जो एवरेज एज है ना वो 78 पे होता है और दूसरा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग और क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर उसने बताया हुए हैं एपिगैस्ट्रिक अब्डोमिनल पेन एंड वेट लूज। देन उसने बताया कि जब आप उसको क्या नाम पेल स्टूल मिलेगा, मतलब कि येलो थिक येलो जो है ना हमें वो स्टूल मिलेगा और देन जब हम गॉलब्लैडर को टच करेंगे ना तो हमें वो महसूस होगा, ठीक है। और उसने बताया कि ये ट्यूमर के साथ भी एसोसिएट है और इसकी कॉमन लोकेशन जो है वो हेड ऑफ पैनक्रियाज है। सेकेंडरी जब उसने डायबिटीज मेलिटस की कॉमन लोकेशन वो भी एसोसिएट ट्यूमर के साथ है और इसकी जो है ना मतलब कि अराइज होता है बॉडी और टेल से। देन उसने हमें बता दिया हुआ है कि माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लिप्स के यहाँ पर कुछ साइन रिप्रेजेंट होंगे, थ्रोम्बस हो गए और कुछ साइन रिप्रेजेंट होंगे जिसको हम रेस्क्यू साइन कह देंगे। वहाँ पर क्या होगा, स्वेलिंग होगी, एरिथीमिया होगा, टेंडरनेस होगी, ठीक है। और जो है इसका जो मार्कर होगा जो जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं भाई पैनक्रेटिक कार्सिनोमा वो CA90.9 है, ठीक है। और इसको सर्जिकल के जरिए इसके हेड और नेक को पैनक्रियाज को रिमूव किया जाता है। आगे उसने बता दिया हुआ है गॉल ब्लैडर एंड बाइलरी डक्ट। बाइलरी अट्रीजिया होता है कि किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट में जो है ना वो फेल हो गया, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट होती है मिसाल के तौर पे ये राइट हेपेटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ठीक है। ये है इंट्रा हेपेटिक डक्ट, टोटल राइट हो इंट्रा हेपेटिक डक्ट। और ये जो टोटल सारा ना कॉमन हेपेटाइटिस ये है एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा और इंट्रा हेपेटिक डक्ट, ठीक है। उसने कहा कि एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट में ये जो हो जाएगा उसके बाद इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो जॉन्डिस की गुजारी बात है। जब लीवर में कोई प्रॉब्लम आए या बिलिरुबिन का लेवल वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वो अब जो है ना आगे अब मतलब कि फीसिस में नहीं जा रही, वहाँ पर जो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा उसके बाद हम कह देंगे जॉन्डिस की कंडीशन और सिरोसिस की तरफ भी प्रोग्रेस कर सकता है। देन उसने बताया कोलीलिथाइसिस क्या होता है, जो मतलब कि लीथाइसिस स्टोन आ जाना, ठीक है, स्टोन किसी भी चीज़ में स्टोन आ जाना उसे कहते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया तो उसके पहले उन्होंने रीज़न बताई है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर ज़्यादा हो गया वहाँ पर वो क्रिस्टल की फॉर्म लेगा, क्रिस्टल की फॉर्म लेते सारी वहाँ पर वो डिपोजिशन होगा और वहाँ पर स्टोन की फॉर्म ले लेगा, नंबर 1 रीज़न है। देन उसने बताया है कि जो है ना
इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? इसके रिस्क फैक्टर होते हैं कि मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई है, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कि प्रेगनेंसी को रोकने वाली ड्रग ज़्यादा खाई हैं, या जेंडर या ओबेसिटी हुआ है, फीमेल जेंडर या ओबेसिटी की वजह से, ठीक है। देन उसने हमें बताया है कि जो रिस्क फैक्टर बिलिरुबिन स्टोन, मतलब कि बिलिरुबिन वहाँ पर आके जो है ना वहाँ डिपॉजिट हो गई, या वो अनकॉन्जुगेट हो या कॉन्जुगेट अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन वहाँ के डिपॉजिट हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ स्टोन की फॉर्मेशन हो गई है। रिस्क फैक्टर्स में एस्कर लैम्बरी कोड, एस्कर लैम्बरी कोड ये है कि जब एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलाइसिस या हिमोलाइटिक अनीमिया हुआ, रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा, उसने हमारे पास जो क्या कहते हैं एस्कर लैम्बरी कोड एक वार्म राउंड स्ट्रक्चर बना दिया, जिसने जो है ना ये मतलब कि स्पेशली जो है ना वो फीकर रूट से होता है, और दूसरा ये इन्फेक्ट करता है बाइलियरी ट्रैक्ट को और रिड्यूस करता है गॉलस्टोन का। सेम एज क्लोनोरेक्टस साइनसिस, ये कहता है जी टोटल एकेडमिक एंड एंडेमिक है, मतलब कि चाइना, कोरिया, चाइनीज़ में, और दूसरा जो है ना ये इन्फेक्ट करता है बाइलियरी ट्रैक्ट को, और दूसरा ये गॉलस्टोन में जो है ना गॉलस्टोन करने में मदद करता है। अगर उन्होंने कॉम्प्लिकेशन बताई है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, जो मतलब कि हमारे पास कैसे कहते हैं क्रोलीथेसिस था ना, इस कंडीशन में हमारे पास क्या गर्ल्स जो है मतलब कि कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है, कोलंजाइटिस भी हो सकता है, गॉलब्लैडर स्टोन भी हो सकता है, और गॉलस्टोन इलियस भी हो सकता है, ठीक है। देन उससे बताया हमारे पास बाइलियरी कोलिक होता है कि सिस्टिक डक्ट के अंदर हमारे पास कोई स्टोन आ गया, या स्टोन आ गया और वहाँ पर डिपॉजिट कर गया, तो वो सिस्टिक डक्ट से आगे जो है ना एंजाइम या पेनक्रेटिक जूस वगैरह जो है पेनक्रेटिक जूस वगैरह को आगे जाने नहीं दे रहा, यहाँ गॉलब्लैडर से जो बाइल आती है उसको आगे जाने नहीं दे रहा, ठीक है। इसमें उसने सिम्टम्स बताए हैं, सिम्टम्स यही है कि जब हमारे पास स्टोन हम ख़त्म करेंगे तब भी उसको रिवील मिलेगा, ठीक है, वरना वो क्या कर सकता है ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कंडीशन कॉज कर सकता है। देन उसने बताया एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस में होता है इन्फ्लामेशन हो जाना, जब भी किसी चीज़ में इन्फ्लामेशन हम उसे टाइटस का लफ्ज़ देते हैं, कौन इन्फ्लामेशन ऑफ गॉलब्लैडर, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि यहाँ पर ये इन्फ्लामेशन किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और वहाँ पर डायलेशन हो सकती है, और बैक्टीरिया से ई कोलाई बताया। देन इसने बताया राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी, उसके बाद जो है राइट स्कैपुला में हम देखेंगे वहाँ भी पेन हो रही होगी, और फीवर होगा, वाइट ब्लड सेल का काउंट बड़ा होगा, नजिया वोमिटिंग होगी, ठीक है। देन अगर उसने कहा कि अगर रैप्चर का चांस बढ़ सकता है, मतलब कि वो पेनक्रियास जो है ना गॉलब्लैडर वो टूट सकता है, मतलब गॉलब्लैडर वो ख़त्म हो सकता है, वहाँ पर रैप्चर होने की कंडीशन हो सकती है अगर ट्रीट ना किया गया। आगे जो होता है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाना गॉलब्लैडर में। जब गॉलब्लैडर में इन्फ्लामेशन हुई, वो उसने क्या किया, उसने जो है ना पहले हमने इसको ट्रीट नहीं किया, लेकिन वो जब क्रोनिक स्टेज में आ गया, क्रोनिक स्टेज में आकर वो उसने बताया कि ज़्यादा देर जो हमारे पास स्टोन की डिपॉजिट रही उसकी वजह से, या जो है ना केमिकल इरिटेशन की वजह से हमारे पास जो है ना क्रोनिक हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि जो हाँ वहाँ पर हमें हर्निटेशन मिलेगी, वहाँ पर गॉलब्लैडर में ना हर्निया टाइम मिलेगा, मतलब कि बल्ज हुई चीज़ मिलेगी, ठीक है, मस्कुलर वॉल में, और वहाँ पर हमें एस्कोफ साइनसिस दिखाई देगी। एस्कोफ साइनसिस ये है, ये देखो क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है, और ये एस्कोफ साइनसिस, ये ऐसे से हमें ना वहाँ पर ऐसे होल थोड़े दिखाई दिए जाएंगे, ठीक है। और आगे उसने कहा है कि इसमें जो पेन होती है राइट अपर क्वाड्रेंट में होती है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होती है, ठीक है। और देन वहाँ पर हमने पीछे पढ़ा था कि एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, यहाँ पर अपर क्वाड्रेंट पेन होती है। पोडिक्लाइन गॉलब्लैडर मतलब कैंसर में भी डिपॉजिट, मतलब कि कैंसर फॉर्म में भी जा सकता है। देन उसने बताया कि जो है शनक हो सकता है, उसके बाद हार्ड गॉलब्लैडर हार्ड हो सकता है, फाइब्रोसिस की कंडीशन हो सकती है, और डिस्ट्रॉफी क्लासिफिकेशन हो सकती है, वहाँ पर मदर के सेल उसके डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देन उसने हमें क्या बताया, देन उसने अब इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा, नंबर 1 एक आता है इसमें क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में, और एक हमारे पास आता है क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस में। क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस में इंक्रीज ऑफ पेनक्रेटिक कार्सिनोमा, और क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा। देन उसने हमें बता दिया अब असेंडिक कोलंजाइटिस भी ये होता है कि किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया, और इसमें जो बैक्टीरिया यूज़ हुआ है उसे हम कह देंगे इंटायर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें है, और इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो फीवर, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। और जो हमारे पास आगे हम कह देंगे अब जो
आगे उन्होंने बताया गालस्टोन एलियस। गालस्टोन ये है कि जो गालस्टोन होता है ना वो आगे जाके ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब कि डिस्ट्रैक्शन कर देता है स्मॉल बोल में, और इसमें फिस्टुला की कंडीशन, मतलब कि एक दूसरे के साथ गॉलब्लैडर और जो बोल है वो जुड़ जाता है, ठीक है। देन गॉलब्लैडर कार्सिनोमा। गॉलब्लैडर कार्सिनोमा ये है कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना वहाँ पर जो है ना ग्लैंडुलर एपिथेलियम, गॉल ब्लैडर की जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम वहाँ पर हमें पास कार्सिनोमा की कंडीशन, कैंसर की कंडीशन हो जाती है। डिजीज फैक्टर में उसने हमें बताया कि अगर मतलब कि रिस्क फैक्टर अगर हम व्हेन वी हैव कॉम्प्लिकेटेड क्लासिकली कोलिसिस स्टार्टेड, उसने हमें बताया कि ये मोस्टली जो ना ओल्ड जो है एडल्ट बूढ़े लोग, बूढ़ी औरतें उनको होता है, और ठीक है, और इसने अगर हमने ना किया जाए तो ये जो है ना सीवियर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने बता दिया जॉन्डस। जॉन्डस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जॉन्डस होती कैसे है, जॉन्डस होती कैसे है। सबसे पहले बिलिरुबिन कैसे बनती है। बिलिरुबिन ये है कि जब रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रैक्शन होती है, वो रेड ब्लड सेल की जब डिस्ट्रैक्शन होती है वो जो है ना दोबारा हीमोग्लोबिन हीम में कन्वर्ट होता है, और जो ग्लोबिन है और हीम जो है हीम में और ग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यह क्या करता है, यहाँ से जो ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट किसको करवाता है, बिलिरुबिन एंजाइम एक्ट करता है और वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होती है। देन बाइंड विद अल्बुमिन के साथ बाइंड करता है, और क्या करता है लीवर में जाता है, ग्लूकोनिक एसिड इसके साथ अटैच होता है और वो क्या कहता है कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करवा देता है। जैसे कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करवाए ट्रांसपोर्ट करता है ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम इसको स्ट्रकोबिलोजिन और यूरोबिलोजिन, मतलब स्ट्रकोल जो फीसी के थ्रू बिलिरुबिन रिलीज होनी, जो हमारे फीसीज हैं वो येलो इस वजह से होती है क्योंकि उसमें बिलिरुबिन ऐड होता है। दैन यूरोबिलोजिन, और जो यूराइन में जो हमारा यूराइन है वो येलो इसलिए होता है, उसमें यूरोबिलोजिन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये बिलिरुबिन की जो मतलब कि हमारे पास कि कैसे बनती है। दैन जो जॉन्डस है ना उसकी नॉर्मल रेशो है 0.5 to 1.2 मिलीग्राम, ठीक है। 0.5 to 1, ये क्या होगी, इसमें हमारे पास ने सबसे पहले बताया है कि यहाँ पर जो सेक्युलर है ना वो सेक्युलर जो है वो येलो दिखाई देगा, ठीक है। और उसमें जो लेवल होगा 2.5 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। उसके बाद इसने बताया हुआ है कि यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि जॉन्डस क्यों हो सकते हैं। जॉन्डस सबसे पहले उसने बताया एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस, मतलब कि ज़्यादा रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रैक्शन होगी तो उसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो जॉन्डस की कंडीशन, मतलब कि उसने ज़्यादा वेस्कुलर सेप्टीन में ज़्यादा माइक्रोफेज है उन्होंने तोड़ा, और वो ज़्यादा जो है ना मतलब कि अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन जो ज़्यादा बनी, ठीक है। जब ज़्यादा बनी तो उसकी वजह से हम कह देंगे कि वो आगे लीवर की एक रेशो है वो आगे उतनी देर तक उतना ही मेटाबॉलाइज या उतनी उसको अनकॉन्जुगेट में कन्वर्ट किया जितनी उसकी रेशो है, उससे ज़्यादा नहीं बकाया हम कह देंगे अनकॉन्जुगेट। यहाँ से बताया एटोलॉजी हाई लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन, और इसने लेबोरेटरी फाइंडिंग बताई है कि हाई लेवल जो अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन वो उसका लेवल हाई, उसमें डार्क यूराइन मिलेगा, डार्क यूराइन, ठीक है। देन उसने बताया न्यू बॉर्न बेबी में अगर आपको 2 मंथ में जो बेबी होता है ना उसमें जो अगर बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा मिले तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन बाद में वो सही हो जाता है खुद ब खुद ही, ठीक है। इसमें भी उसने बताया है कि फैट सोलुबल और डिपॉजिट और बेजल गैंग्लिया में फैट सोलुबल डिपॉजिट होता है, ठीक। गलबर्ट और गैगली नेलर सिंड्रोम। गलबर्ट और गैगली नेलर सिंड्रोम ये होता है कि जब भी मतलब कि कोई हमारे पास बिलिरुबिन बनी उसके पास जो है ना एंजाइम होता है हमारे पास ये वाला यूरेडीन एंड ग्लूकोकोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम। इसमें क्या करना होता है, इसने हमारे पास जो है ना जो मतलब कि बिलिरुबिन है ना उसको अनकॉन्जुगेट उसको कॉन्जुगेट में करवाना होता है, लेकिन जब वो नहीं कर पाता इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस वजह से एब्सेंस ऑफ अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन, और उसके बाद जो है मतलब कि अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन का लेवल हाई मिलेगा। डोब्लिसन जेंसन सिंड्रोम में यह होता है कि जो है मतलब कि कैनिकुलाइन आगे जो है ना ट्रांसफ़र करना होता है बिलिरुबिन का, लेकिन उसमें जो है एक एंजाइम है उसमें वो डिफेक्ट आ जाता है। जब वो डिफेक्ट आएगा तो आपको कॉन्जुगेट बिलिरुबिन हाई मिलेगी। बायोरिएक्टिव ऑब्जेक्शन की वजह से भी जो है ना कॉन्जुगेट बिलिरुबिन हाई मिलेगी। उसमें जो डार्क यूराइन दिखाई देगा, पीरियोट्रिस, हाइपरकोलेस्टेमिया और स्टेटोटूडिया। वायरल हेपेटाइटिस में किसी इन्फ्लामेशन किसी बैक्टीरिया की वजह से मोस्टली में साइटोमेगालोवेरियस वायरस की वजह से इसमें आपको जो है क्लोटिंग कॉन्जुगेट बिलिरुबिन और कॉन्जुगेट बिलिरुबिन दोनों आपको हाई मिलेंगी, और यूनाइन बिलिरुबिन में इंक्रीज मिलेगा।
और कभी नॉर्मल भी होगा और कभी डिक्रीज़ भी हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाती है हेपेटाइटिस ए बी सी। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी में आरएनए इन्वॉल्व है, सब में डीएनए इन्वॉल्व है, और जो है हेपेटाइटिस ए और जो डी है ना, हेपेटाइटिस ए और डी, वो उसमें सिर्फ फीको ओरल रूट होता है, बगैर सेक्स में सेक्सुअल रूट होता है, या किसी मतलब कि किसी को किसिंग वगैरह किसी में या सेक्स वगैरह किसी में, बगैर सारे इसमें यही इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर लिखा पेरेंटल ट्रांसमिशन, पेरेंटल और फीको ओरल ट्रांसमिशन यहाँ लिखा है, ठीक है। हेपेटाइटिस जी का यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर वो होता है उसके जरिए फीको ओरल रूट के जरिए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरस क्या होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस होता है हमारे पास जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन होती है, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल सेल के पास, नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन होती है और ग्लाइकोप्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस के पास ना जो हमारी प्रोटीन होती है ना, क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट की फेज के ना ग्लाइकोप्रोटीन, उसके पास ना हेपेटाइटिस ए वायरस के रिसेप्टर होते हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस ए वायरस के अंदर चला जाता है, अंदर जाके नेक्रोसिस की कंडीशन करा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास सिरोसिस की कंडीशन हो जाती है जब अगर उसको सही ना किया जाए। हेपेटाइटिस बी वायरस में ये होता है कि मिसाल के तौर पे जैसे ये है, ये हमारे पास एंटीजन है, एंटीजन हेपेटाइटिस ई वायरस का जो है ना, एंटीजन बी वायरस का आया, उसने क्या किया, उसने अपनी बढ़ता पीक पे गया, लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस की एंटीबॉडी आ गई, उसने क्या किया, इसको दोबारा नीचे वाली फेज़ में ले जाए, ठीक है। और ये होती है विंडो फेज़। यहाँ पर जो है ना कोर एंटीबॉडी पड़ी होती है, कोर एंटीबॉडी जो इसको ना एक जगह पे रखते हैं, लेकिन फिर जाके एंटीबॉडी पीक पे चली जाएगी, क्योंकि अगर एंटीजन पीक पे जा रहा है, एंटीबॉडी नहीं आ रही, आपका जो है अंदर वाला हार्मोनल सिस्टम वो वीक है, तो एंटीबॉडी नहीं आ रही, एंटीबॉडी इस वजह से जो हेपेटाइटिस बी जो सिरोसिस की कंडीशन में ज़्यादा जो ना है हाइपरटेंसिव वजह ज़्यादा कंडीशन इसकी बुरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस सी वायरस ये होता है कि ये पेरेंटल ट्रांसमिशन होता है, और इसमें ये होता है हमारे पास प्रोटेज और नासा 5 जो है ना प्रोटीन एंजाइम, नासा 5 एंजाइम और प्रोटीन एंजाइम होता है। प्रोटेज और नासा 5 जो है ना वो एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, नासा 5 जीन और प्रोटेज एंजाइम वो करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन करता है और दूसरा इसकी करता है इसकी मतलब कि इसको मल्टीप्लाई और इसकी कॉपी करता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, इनके पास दोनों रेप्लिकेटिंग भी और कॉपी करने का प्रोसेस भी होता है, इस वजह से ये जो है ना उन पे हैवी आ जाता है आरएनए पे, और दूसरी हेपेटाइटिस सी वायरस की कंडीशन बन जाती है। और दूसरी बात, हेपेटाइटिस सी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं है क्योंकि ये अंदर जाकर अपनी कॉपी चेंज करता है, अपना शक्ल बार चेंज करता है, इस वजह से हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ना वो कैसे कहते हैं, ज़्यादा इसकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा खतरनाक है। हेपेटाइटिस जी वायरस होता है, जब तक हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं होगा, हेपेटाइटिस डी वायरस नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस की एंटीबॉडी है तो वो आपको करेगा, वो जो है ना मतलब कि हेपेटाइटिस बी वायरस की अगर एंटीबॉडी है तो वो आपकी हेपेटाइटिस डी वायरस को ना इनहेबिट कर देगा, इसके बाद हेपेटाइटिस डी वायरस नहीं होगा। हेपेटाइटिस डी वायरस तब होगा जब हेपेटाइटिस बी की एंटीजन मौजूद होगी तब, ठीक है। इसमें कुछ फाइंडिंग उसने बता दी हुई है, फाइंडिंग सबसे पहले उसने बताई है एक्यूट फेज़ में जो हेपेटाइटिस एंटीजन है वो जो है ना ज़्यादा होती है, हेपेटाइटिस एंटीजन बी वायरस भी होती है, और उसमें जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है। विंडो फेज़ में मैंने आपको बताया कि जब जो है एंटीबॉडी कोर बॉडी होती है, एंटी कोर बॉडी जो करती है एंटीजन को लेस करती है, जब वो लेस करेगी उसमें नेगेटिविटी दिखाई देगी, नेगेटिविटी उसमें आईजीएम होगी। रिजोल्व फेज में नेगेटिविटी आईजीएम पाई जाएगी। जो क्रोनिक होगा उसमें जो 6 मंथ के बाद होता है उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस के एंटीजन और हेपेटाइटिस बी वायरस पाया जाएगा, और उसमें एंटीबॉडी आईजीई होगी। आने से या पहले 2 में आईजीएम, दूसरे 2 में आईजीजी, ठीक है। देन हम वायरल हेपेटाइटिस इंशाल्लाह बाद में करेंगे।